हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के थर्ड पार्ट पर डिस्कशन करेंगे और आज मेजरली 4 टॉपिक्स लिए हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत ही कंसेप्चुअल है और बेसिकली ये एग्जामिनेशन पोर्शन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं और ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको बनाने में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे पहले एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, कैसे एनर्जी चेंज होते हैं बॉन्ड बनते समय, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, comparative analysis of polar and non-polar covalent bond, factor responsible for ionic and covalent bond। ये सभी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली जो बॉन्ड होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, सब एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कैसे एनर्जी के चेंज होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो एनर्जी के चेंज हम लोग देखने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। तो एग्जाम्पल पहला ले लिए हैं इसको समझने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसके ऊपर डिस्कशन अब हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। When two hydrogen atoms approach each other, attract each other, attractive forces develop between the electrons of one atom and the nucleus of the other atom। इसके मतलब हुए जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के निकट जाते हैं, उसके नियर में जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है, दूसरे एटम है, तो एक दूसरे को अप्रोच करना यानी एक दूसरे के सामने जाना, निकट जाना, नियर बाय जाना। ठीक है, तो एक तरह का फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो फोर्स लगते हैं, दूसरे एक दूसरे को पहले अट्रैक्ट करते हैं, रिपल्सन भी होता है। तो देखते हैं और क्या क्या होता है। अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम। तो होता क्या है, फोर्स बेसिकली किसमें लगता है, इलेक्ट्रॉन में लगेगा या प्रोटॉन में, दो ही तो चीज है जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है। तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑर्बिट में और दूसरे एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उसके बीच फोर्स लगेगा। तो वही बात यहाँ कह रहा है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ अदर, यानी कि न्यूक्लियस के बीच के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है उसके बीच फोर्स लगेंगे। तो आगे क्या है, at the same time repulsive force also exists between the nuclei of two atoms and electrons of two atoms। ठीक है, तो उसी समय जब फोर्स काम कर रहा है तो सभी फोर्स एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि अट्रैक्टिव फोर्स एक सेकंड के लिए लगा फिर दूसरे सेकंड के लिए रिपल्सिव फोर्स लगा, नहीं, वो एक ही साथ एक ही समय पर सभी फोर्स काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इसके ऑर्बिट है, हाइड्रोजन के ऑर्बिट में ये प्रोटॉन है। देखिए यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में, ठीक है, तो इसके बीच फोर्स एक अलग लगेगा रिपल्सिव, फिर इसके बीच एक अलग फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव। ठीक है, फिर इस न्यूक्लियस के बीच अलग फोर्स लगेगा रिपल्सिव, यानी सभी फोर्स एक साथ काम करते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो एज टू एटम्स ब्रोट क्लोजर टू ईच अदर, फिर अगले नेक्स्ट देखिएगा, एज द टू एटम्स आर ब्रोट closer to each other at some distance, the proton proton repulsion। देखिए तो दोनों एटम को जब एक साथ लाते हैं, एक एक समय पर कुछ देखते हैं हम लोग, कुछ डिस्टेंस पर सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन रह जाता है मेजर फोर्स के फॉर्म में। तो दो ही फोर्स काम करते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मेजरली अब देखेंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन रह जाते हैं। द बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक प्लेस एट दिस distance which correspond to minimum possible energy state and the system become stable। this distance between two nuclei is called bond length। देखिए कहने का मतलब हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस यहाँ हो जा रहा है, यानी कि कुछ डिस्टेंस पर आकर सिर्फ रिपल्सन रह जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स भी लगते रहते हैं। तो उस फॉर्म में वो ना ही डिस्टेंस मेंटेन करके वो एक
मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि दो एटम्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर आके रुक जाते हैं और एक साथ हमेशा रहते हैं फोर्स के कारण। ठीक है, तो फिर देखिए वो उसका मिनिमम एनर्जी स्टेट कहलाता है या उसके स्टेबल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, अब वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वही उसके बॉन्ड लेंथ होता है। बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड दो एटम अभी हमने दिखाया जो यहाँ, ये जो दो है इसके बीच में किसी प्रकार के थ्रेड नहीं है, ना ही कोई रोप है। ठीक है, ये एक तरह का फोर्स है, जैसे मैग्नेट दो लेते हैं दोनों आपस में फोर्स लगते हैं, जैसे कि दो आदमी के बीच में जैसे कोई बात कोई टॉक होते हैं उसके बीच एक बॉन्ड बनते हैं बिना किसी पेपर का या पेपर से ही बनते हैं। तो यह एक वर्चुअल फोर्स है जो कि दिखता नहीं है बट लगते रहते हैं, जैसे कि आम पेड़ से गिरा और उस पर फोर्स लगने के कारण नीचे धरती पे आ गया, तो एक तरह का वही फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो एक वर्चुअल फोर्स लगा। उस फोर्स के कारण दो एटम एक सर्टेन डिस्टेंस पर मेंटेन रहा, दोनों आपस में टकराए नहीं, यानी मेन कहने का सेंस रहा कि एक फोर्स लगा जिसको हम लोग कहा अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरे रिपल्सिव फोर्स, पूरे एक साथ मिलाकर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ गया। उसको डिस्टेंस मेंटेन होने के कारण एक बॉन्ड दोनों के बीच के लेंथ आ गया और उसको हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड बनने के बाद उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं और हर एटम के लिए अलग अलग बॉन्ड लेंथ होते हैं। ठीक है, सभी एटम अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग पावर के होते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज the total energy of the system. The total energy of this system is function of distance between hydrogen nuclei as shown is figure। देखिए ये जो इसके टोटल एनर्जी है ये डिस्टेंस जो है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बीच उसके फंक्शन है। ठीक है, क्या कहा है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन। जैसे जैसे उसके बीच के हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस मेंटेन होगा उसके बीच के एनर्जी भी उसके वैरी करेंगे, जैसे फिगर में आगे हम दिखाएंगे। देखिए जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, दो एटम काफी क्लोजली है तो उसके बीच का देखिए यहाँ का एनर्जी अलग है। फिर यहाँ के एनर्जी देखिए दो थोड़ा सा जस्ट ऊपर है, दो दो एटम है उसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी देखिए, और यहाँ के एनर्जी देखिए और ये एनर्जी देखिए काफी वैरी है, सभी के सभी अलग अलग है। तो जब ये देखा गया कि यहाँ जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बॉन्ड बन जाता है वहाँ पर वो स्टेबल रहता है। यहाँ पर इस डिस्टेंस पर ये जो डिस्टेंस है 0.074 नैनोमीटर जो डिस्टेंस है दो हाइड्रोजन के बीच, यह एक स्टेबल फॉर्म है, स्टेबल है। और ये क्या होता है? रिपल्सिव नहीं है, ये स्टेबल है, इतना पर ये मेंटेन रहता है, ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है, मेंटेन्स रहता है। तो ये डिस्टेंस मेंटेन्स रहता है और इस पर स्टेबल रहता है और इस पर अलग होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। फिर अलग होने के लिए हम लोग फोर्स लगाते हैं, आगे देखेंगे क्या उसके पीछे रीजन है। तो एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम लोग देखें अभी। अब और देखते हैं क्या इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या क्या होता है और उसमें इवेंट्स, वो सभी सभी बातें देखेंगे। सभी जो भी मेजर टॉपिक्स के अंदर में आते हैं पॉइंट्स सभी नोट्स करते जाएंगे, सभी याद करते जाएंगे। रिमाइंड में फिर आपको कभी एक कोर्स आएगा जिसमें हम लोग रिवाइज कराएंगे, हम लोग क्रैश कराएंगे, क्रैश कोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन द स्पेस between the two nuclei where they are attracted simultaneously by proton present in both nuclei of the two atoms। अब देखिए इसके अंदर का क्या बात है, मेन कोर पॉइंट जो होते हैं वो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जब बनने का ये बात आता है। तो जब इस टॉपिक को डील करते समय जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ गया तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके अराउंड में रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड में, और दोनों एटम के बीच होते हैं। ठीक है, दोनों प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियाई के जो होते हैं बीच होते हैं और प्रोटॉन से अट्रैक्टेड होते हैं, उससे बंधे होते हैं, उसी समय बंधा होता है दो न्यूक्लियाई के प्रोटॉन से। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं दो हाइड्रोजन के बीच, जैसे दो अभी हम एटम बनाकर बताते हैं। जैसे यहाँ हो गया
एक ये एटम हो गया। तो इसके बीच जो होगा ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है, और ये फोर्स लगाएगा और ये फोर्स लगाएगा, एक इस तरह से ये दोनों बॉन्डेड हुआ। और एक शॉर्टेन ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बोलते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ। अब ये बॉन्ड लेंथ हर एटम के, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग होते हैं, एटम के बीच में फोर्स के कारण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सिंस बॉन्डिंग बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज एसोसिएटेड विथ, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए क्या कहने का मतलब है। सिंस द बॉन्डिंग बिटवीन टू hydrogen atoms is associated with the equitable sharing of electrons between the bonded atoms. This does not result any charge separation within the molecule. These types of bond are called non-polar covalent bond. देखिए ये नॉन पोलर जो एक बात आई, नॉन पोलर एक वर्ड्स आ रहा है नॉन पोलर, ठीक है, इसके मतलब होता है पोलराइज, यानी कि पोलर से ही होता है पोलराइज, यानी चार्ज का सेपरेशन। जब दो एटम आपस में बॉन्ड होता है, ए और बी दो एटम है, या ए और ए दो एटम है, ए और ए, अगर इसके बॉन्ड बनने के बाद इसके पास कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आता है तो ये पोलराइज नहीं होता है, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होता है अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता है ए और बी में, बी ए को, तो वो जो फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक तरह का, वो फोर्स उस समय चार्ज के सेपरेट कर देता है, एक दूसरे के चार्ज पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव ला देता है। तो वही कहा जा रहा है सिंस बॉन्डिंग बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज एसोसिएटेड विद इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग, इक्विपार्टिबल है, इक्विटेबल है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर से इक्वली शेयर्ड हुआ है, इसलिए बॉन्डिंग जो हुआ है ये एक पोलर नहीं है बल्कि नॉन पोलर कोवैलेंट है, यानी चार्ज इसमें सेपरेट नहीं हुआ। दिस डज नॉट रिजल्ट एनी चार्ज सेपरेशन विद इन मॉलिक्यूल, यानी चार्ज का पार्शियली सेपरेटेबल नहीं है, सेपरेट नहीं हुआ। एक होता है आगे मैं बताऊंगा, जैसे कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का जो एटम्स होते हैं जब बॉन्ड बनते हैं तो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अब वही बात आया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसी में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो चार्ज है सेपरेट हो जाता है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, चार्ज कैसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आते हैं। चलिए ये क्या है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, चलिए इस पर देखते हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम्स। अब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात बोले थे तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग एटम्स आएंगे, वही बात है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन आइडेंटिकल एटम। इट मीन्स जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो दो अलग अलग एटम के बीच ऑलवेज बनेंगे नॉन आइडेंटिकल एटम, यानी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट है since two atoms differ in their capacity to attract the shared electron pair, unequal sharing of electron result। देखिए जब दो अलग अलग एटम आएंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग होंगे, सो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट आएंगे उसके। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसमें, तो इसके पास चार्ज का सेपरेशन भी अलग अलग होगा, यानी एक पावरफुल होगा एक कमजोर होगा, ठीक है। तो इस इवेंट्स में आगे देखते हैं। ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शनल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आर डेवलप्ड ऑन bond atoms and bond is said to be polar. ड्यू टू दिस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एक पर फ्रैक्शनल पॉजिटिव दूसरे पर फ्रैक्शनल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो
और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, या पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, या पोलर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, या पोलर भी कह सकते हैं। अगला है, although it is a covalent bond, a slight ionic character is imparted to bond due to the electronegativity difference between the two bonded atom। देखिए, हालांकि यह एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, बट इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण स्लाइटली आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, जो कि पार्टली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्लाइटली डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण इस कोवैलेंट बॉन्ड में भी थोड़ा आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट है, इसमें आगे और चलेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ढूंढते हैं, और कैपेसिटी उसमें टेंडेंसी ढूंढते हैं, उसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है, फाजान्स रूल वगैरह बड़ा बड़ा रूल्स आते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कैसे आयनिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड है या कंपाउंड है उसमें आयनिक कैरेक्टर ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आएंगे कंसेप्ट आगे हायर क्लास में। ये एक बेसिक लेवल था जो बताया, इसी पर आगे एक ये फाउंडेशन है, तो उस पर बिल्डिंग बनेंगे आपको 11-12 जैसे, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें अभी से, ठीक है। अभी बता दिया मैंने। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, पोलर और नॉन पोलर दो ऐसे कंसेप्ट थे जो आपको परेशान किया, और समझ लिए आप, और एनालिसिस देखिए कि क्या क्या डिफर है, क्या क्या वेरिएशन है दोनों में, और उसको कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पैरामीटर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पहला बात। तो ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल आर अनइक्वली शेयर्ड। जैसे कि एक जो होंगे एटम वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे और दूसरा नहीं ले पाएंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा स्लाइटली मूव करेंगे, लॉस करेंगे, ठीक है। तो इसमें अनइक्वली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इक्वल तरह से, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो उस तरह से उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा है जिसमें पोलर नहीं है, तो जस्ट अपोजिट इसका है, जिसका इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इक्वली शेयर्ड है, उसमें क्या था, अनइक्वली। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ एटम्स, बॉन्डेड एटम होना चाहिए, ना कि अलग अलग। बॉन्डेड एटम्स बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है, बोथ बॉन्डेड एटम ठीक है। तो फॉर्मिंग कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर इक्वली शेयर्ड। देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बेसिक डिफरेंस है कि इसमें बॉन्डेड एटम होना चाहिए, और क्या है, इसमें अनइक्वल शेयर है, इसमें इक्वल शेयर है, बेसिक डिफरेंस है। और डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज कैसे डेवलपमेंट होते हैं, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉन्डेड एटम। इसमें जो भी बॉन्डेड एटम है, इसमें रिमार्केबल पॉइंट यह होगा कि बॉन्डेड एटम है, ठीक है। उस बॉन्डेड एटम पर स्लाइटली या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें कोई तरह के चार्ज डेवलप नहीं होता है, ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग, नो चार्ज इज डेवलप ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोई चार्ज डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट्स एटम, इसमें कौन कौन से एटम्स आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये सबसे अलग कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, एग्जांपल H2O, HF, HCl, NH3, और भी एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वैसा ही हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, ठीक है। तो ये ऑलवेज टू डिफरेंट वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स के बीच में बॉन्डेड होंगे, और ये जो है नॉन पोलर, ये ऑलवेज सेम यानी आइडेंटिकल एटम्स होंगे, और उसके आइडेंटिकल होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी सेम होंगे, N2 नाइट्रोजन N2, ठीक है। तो एक
एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कंस्टिट्यूएंट एटम जो होंगे पोलर कोवैलेंट में वो डिफरेंट होंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का वैल्यू भी डिफरेंट होंगे। सो different due to different electronegativities value of their atom, they have partial positive and negative charge on their atom in bonded form। ठीक है, बॉन्डेड फॉर्म में अलग अलग उसके पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। अब है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। वो कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को अफेक्ट कर सकता है या उसको रिस्पॉन्सिबल है उसको बनने के लिए, आयनिक और कोवैलेंट। ये एक अच्छा एनालिसिस है और इसको पढ़ने के बाद आपको ये सब कॉम्पिटिटिव पार्ट है, इसको पढ़ लेने के बाद आपको क्वेश्चंस जो आएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, ये बेसिकली ये सभी सब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान होता है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो आएंगे ये आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। जैसे कि चुपचाप रट लेना है कि ऐसे होता है, ये कॉम्पिटिटिव पोर्शन है, इसको डायरेक्ट आपको याद कर लेना है और जाकर वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस गौर से सुनना है और जाकर एग्जामिनेशन हॉल में लिख देना है। तो फैक्टर क्या है? पहला है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, आयनाइजेशन कैरेक्टर ये सब मैं बता चुका हूँ। जैसे कि दो अलग अलग एटम के पास अलग अलग आयनाइजेशन कैरेक्टर होते हैं या उसके पोटेंशियल होते हैं, उसके पास एनर्जी होते हैं। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट द हायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्मेशन। ये तो ट्रू है ना, जिसके पास लोअर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होंगे यानी कम एनर्जी देने पर उसके आयंस बनने की पॉसिबिलिटी होंगे, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होंगे, तो वो कैटायन आराम से बनाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज करना एक कैटायन फॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, लाइकवाइज इसी तरह हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लीड टू एनायन फॉर्मेशन, ये भी बात ट्रू है और ट्रू ही फॉल्स की बात नहीं, ये एक कंसेप्ट है। हायर आयनाइजेशन एनर्जी जो होंगे या आयनाइजेशन पोटेंशियल वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं गेन करते हैं। ठीक है, हेंस इफ द डिफरेंस ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन टू एटम इज मोर आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स क्या होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए, तो ऑलवेज ये आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। बट कोवैलेंट बनने के लिए क्या है कि ऐसा कोई शर्त नहीं है, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें चाहिए। जैसे एटम्स विथ हायर आयनाइजेशन एनर्जी potential ionization potential are unable to lose their valence electrons and hence prefer to form covalent bond by sharing of electrons। देखिए जिस एटम के पास हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कैपेसिटी या टेंडेंसी उसके पास नहीं रहता है। सो इलेक्ट्रॉन शेयर करने का एक प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबल होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है शेयर करने का वो कोवैलेंट बॉन्ड बनने का टेंडेंसी दिखाता है। तो एक कंसेप्ट तो डेवलप हो गया ना, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो दो एटम के बीच तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर दो एटम के पास हायर आयनाइजेशन एनर्जी है या पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से रहा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे अफेक्ट करता है। देखिए एटम्स विथ वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म आयनिक बॉन्ड विथ एटम्स विथ हायर। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैं समझाया हूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, एक तरह के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी सॉरी देने की क्षमता होता है। तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता और देने की क्षमता, यदि एक कोई देता है तो अभी ना दूसरा कोई लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका कम है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उसके पास ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके पास क्या है, ज़्यादा है, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे सकता है। तो सो डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज़्यादा, तो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड आराम से बना लेगा। ये एक हो गया।
अब दूसरा कोवेलेंट में है द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड ये डी छूट गया था बॉन्ड तो इज फेवर्ड व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स हैव ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट कोवेलेंट बॉन्ड में बनने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल होना चाहिए सो बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कोवेलेंट बॉन्ड में कोई रोल प्ले नहीं करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस थोड़ा सा करता है इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए लेकिन मेजर रोल आयनिक बॉन्ड में होता है कि दोनों के बीच के डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो फैक्टर्स और क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक अच्छा है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी जगह आपको मदद किया यहाँ भी वही है जैसे आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या इसमें रोल है द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन electronegativities between the two combining atoms the greater are chance to transfer electron from one atom to another hence greater electronegativity difference between the two combining atoms leads to formation of ionic bond देखिए दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब बॉन्डेड एटम है कंबाइनिंग एटम्स जो होंगे उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा यदि होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड बनाता है यही बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑलवेज अगर वही कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स डू नॉट डिफर मच यानी कि बहुत कम है डिफर ज़्यादा नहीं है देन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इज लाइकली टू बी कोवेलेंट देखिए दो एटम के बीच या तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का नहीं स्लाइटली हो या इक्वल हो ठीक है तो ये आराम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस ही नहीं है और है तो बहुत थोड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यहाँ रोल प्ले किया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए स्लाइटली होना चाहिए डिफरेंस दो एटम कंबाइनिंग एटम के बीच जो बनने वाला है बॉन्ड जिसके बीच स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस हो या इक्वल हो तो कोवेलेंट बॉन्ड और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो आगे चलते हैं इसमें मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर ठीक है तो इफ वन एटम इज मेटालिक एंड अदर इज नॉन मेटालिक देन डिफरेंस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकम्स मोर विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देखिए नॉन मेटालिक और मेटालिक के बीच जो होता है काफी सारे अंतर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये सारी डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ जाता है तो दो एटम्स कंबाइनिंग एटम्स के बीच जब ऐसे कैरेक्टर जब बढ़ जाते हैं तो हम अभी तक पढ़ते आए हैं जब बढ़ जाए तो ये एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है तो इजीली ये कैरेक्टर जो है याद रखना है तो इफ अब देखना है कोवेलेंट में इफ बोथ एटम्स आर नॉन मेटालिक दोनों नॉन मेटालिक है ठीक है देन डिफरेंस इज difference in ionization potential electron affinity and electron is very less and this leads to formation of covalent और ये जो सारी जो कैरेक्टर है इसमें जो डिफरेंसेस ज़्यादा है यानी नॉन मेटालिक और मेटालिक के बीच सो ये ऐसा आयनिक बॉन्ड बनाया और इसके बीच ऐसा नहीं है कंबाइनिंग एटम के बीच सो ऐसा कोहेरेंट ये बॉन्ड बनाएगा ठीक है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सारी ये नहीं है उतना डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हो पाया है सो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे तो डियर स्टूडेंट ये आज के लिए इतना ही और आशा करते हैं कि आपको समझ में अच्छा से आया होगा और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और ये आगे जैसे 11th 12th 10th ये आगे आपको हर क्लास में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगेगा जब समझे रहे हैं आप अभी तो ये फाउंडेशन है आपका फिर वहाँ बिल्डिंग तैयार होगा और हर जगह आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा तो डियर स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए अगर अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक कीजिए ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो अपने आपके जो रिलेटिव्स हैं वो फ्री कोर्स है ये सब इसमें पैसा नहीं लगता है वो आराम से इजीली मनी नहीं लगेगा पढ़ सकते हैं और ये ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जो आपको हर ऊंचाई तक ले जाएगा और जो पैसा
कम खर्च करते हैं, नहीं है, उन लोगों को ये सजेशन आप लोग दे सकते हैं। टेंशन नहीं है, इसमें बस जुड़े रहना है। हर कॉन्सेप्ट 7 टू अभी 10 तक रखे हैं, आगे 11-12 भी कर देंगे जैसे-जैसे आप लोग को रिक्वायरमेंट्स होंगे, ठीक है? तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस सभी में, और आपका जो एक ऊँचाई है, कॉन्सेप्ट एक आपका लेवल है कॉन्सेप्ट का, वो आ जाएगा। तो आप किसी भी स्टूडेंट से एक अलग दिखेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्ज़ामिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।